हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इसे हम लोग दो वीडियो में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग सब थ्योरी देखेंगे इसकी, और सेकंड पार्ट में जितनी भी गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स हैं वो देखेंगे। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो सोशल सिक्योरिटी होती क्या है। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट गरीबों की मदद के लिए, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, सिटीजन्स के लिए, वर्कर्स के लिए, ताकि उन्हें ओल्ड एज में, सिकनेस में, डिसेबिलिटी में, मैटरनिटी में या फिर अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में उनकी मदद कर सके। तो ऐसी जब गवर्नमेंट स्कीम बनाती है उन्हें सोशल सिक्योरिटी में गिना जाता है। ठीक है। तो कैसे क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी मीन्स अ प्रोटेक्शन गिवन बाय गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल वर्कर अगेंस्ट लाइफ रिलेटेड रिस्क सच एज उनके बुढ़ापे में उनकी मदद करने के लिए, सिकनेस में, डिसेबिलिटी में, बेरोजगारी में, मटर्निटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, डेथ ऑफ ब्रेड विनर, पॉवर्टी, लैक ऑफ इनकम, हाउसिंग एंड फूड। ठीक है। उन्हें घर प्रोवाइड कराने के लिए, फूड प्रोवाइड कराने के लिए, उन्हें पेंशन, उनमें मिनिमम वेजेस प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ऐसी स्कीम बनाती है ताकि गरीब लोगों को और अपने लोगों को, सिटीजन्स को एक मिनिमम प्रोटेक्शन दिया जा सके, एक मिनिमम सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड करा सके, ताकि वो अपनी ज़िंदगी सही से जी सकें और अपनी फैमिली को प्रोवाइड करा सकें। ठीक है। तो व्हेन पीपल सफर और लूज इनकम, द गवर्नमेंट सपोर्ट्स देम टू सर्वाइव विद डिग्निटी एंड सिक्योरिटी। तो मेन एम यही होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का। किस किस तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती हैं ये देख लेते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है। जैसे इनकम सिक्योरिटी, पेंशन प्रोवाइड करा रहे हैं विडो को या ओल्ड पर्सन को, ईएसआई कैश बेनिफिट, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस के टाइम, मिनिमम वेजेस वर्कर्स के लिए, हेल्थ सिक्योरिटी, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसका बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जैसे आयुष्मान भारत चलती है स्कीम, हॉस्पिटल्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए, सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना किन्हें, जो गरीब हैं, जो काम नहीं कर सकते हैं, जैसे विडो हैं, डिसेबल्ड हैं, पुअर लोग हैं, उन्हें एक मिनिमम पेंशन प्रोवाइड कराया जा सके ताकि वो अपना खर्चा चला सकें। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी होना, जैसे जो भी यंग पीपल हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, उन्हें जॉब देना। ठीक है। मैटरनिटी लीव किसके लिए? फीमेल एम्प्लॉय के लिए। ले ऑफ कंपनसेशन, मान लीजिए कंपनी से निकाल दिया गया तो उसमें उन्हें इनकम प्रोवाइड कराना, पेंशन प्रोवाइड कराना। फूड सिक्योरिटी, उन्हें राशन प्रोवाइड कराना ताकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। हाउसिंग सिक्योरिटी, उन्हें घर प्रोवाइड कराना, ठीक है, जो कि पीएम आवास योजना में देखा जाता है। लाइफ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ठीक है, उनके लाइफ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मतलब लाइफ इन केस ऑफ डेथ उन्हें एक अमाउंट मिले, इन केस ऑफ इंश्योरेंस उन्हें एक अमाउंट मिले ताकि वो अपना खर्चा चला सकें। जैसे हम ईडीएलआई में इंश्योरेंस स्कीम है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी एक इंश्योरेंस स्कीम है। तो इस टाइप की इंश्योरेंस स्कीम्स और सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है गवर्नमेंट चलाती है ताकि वो अपने लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके। ठीक है। एक उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सके, इसलिए ये स्कीम्स चलाई जाती हैं। क्या ऑब्जेक्टिव रहता है हम लोगों ने देख लिया कि रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी खत्म करना, एक इनकम प्रोवाइड कराना ड्यूरिंग नॉन अर्निंग पीरियड, मतलब जब ओल्ड एज है तो आदमी कमा नहीं सकता, इन केस ऑफ सिकनेस नहीं कमा सकता तो उस टाइम पेंशन प्रोवाइड कराना। ठीक है। वर्करों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसके लिए स्कीम बनाना। ठीक है। उनके लिए वेलफेयर स्कीम बनाना वर्कर्स के लिए। ठीक है। इंश्योर फेयरनेस इन लेबर मार्केट। ठीक है। प्रोवाइड मेडिकल केयर टू वर्कर्स एंड फैमिली, उनके मेडिकल केयर देखना, गरीब लोगों की, सिटीजन्स की और वर्कर्स की। प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, उन्हें वर्किंग कंडीशन सही हो, उनका वेलफेयर सही हो। और इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो ये सब मेन ऑब्जेक्टिव हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम के। जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम बनाती है तो वो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो और एक प्रॉपर स्कीम बन सके ताकि उन्हें फाइनेंशियल और सपोर्ट दिया जा सके। क्या ज़रूरत है? नीड ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है और मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो गरीब है, बहुत से लोग बीपीएल से नीचे हैं और ज़्यादातर लेबर और वर्कर हैं। ठीक है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना घर चला सकें। ठीक है। तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी उन्हें एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम गवर्नमेंट ऐसी स्कीम बनाती है ताकि उन्हें एक सपोर्ट दे सकें। ठीक है। तो अपने यहाँ जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा एक इनफॉर्मल वर्कफोर्स है, 90%, जिनकी अर्निंग इतनी, इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। और क्योंकि इनका सबकी इनकम फैमिली और उनकी फैमिली बड़ी है तो उनकी फैमिली चलाने में वो इनकम इतनी कम रहती है कि वो काम नहीं आती है। हाई डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है। जो गरीब लोग हैं और जो बूढ़े लोग हैं वो काम नहीं कर सकते, वो डिपेंड हैं अपने बच्चों पे।
ठीक है, और बच्चे नहीं है तो उनके लिए भी पेंशन होनी होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट ना रहें। द वल्नरेबल ग्रुप लाइक माइग्रेंट वर्कर, वुमन वर्कर, ठीक है, ये बहुत है इंडिया में, माइग्रेंट वर्कर जो अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं। फ्रिक्वेंट अनएम्प्लॉयमेंट साइकिल, बेरोजगारी बहुत है। हाई एक्सपेंस, हेल्थ एक्सपेंस वेरी हाई, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है तो अगर अस्पताल में जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, ठीक है, जो कि वो अपनी पॉकेट से भरने में सक्षम भी नहीं है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड इन इंडस्ट्री एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो यही सब रीज़न है कि इंडिया में सोशल सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोगों की इनकम बहुत कम है, ठीक है, ताकि वो अपनी फैमिलियों को एक प्रॉपर बेसिक नीड प्रोवाइड करा सकें। तो सोशल सिक्योरिटी रिड्यूस सोशल टेंशन, सपोर्ट वनरेबल पीपल एंड हेल्प क्रिएट अ स्टेबल सोसाइटी, ठीक है। अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हैं जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो देख लेते हैं। ज़्यादातर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हैं वो सब डीपीएसपी में है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आता है फोर्थ पार्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, और ये सब डीपीएसपी में आते हैं जितने ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल जो सोशल सिक्योरिटी से जितने भी आर्टिकल हैं वो ज़्यादातर डीपीएसपी में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो पहला हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 कहता है सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, रिड्यूस इनइक्वालिटी इन इनकम, प्रोवाइड स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने जो लोगों का है उन वेलफेयर वो देखे, उन्हें एक इनकम प्रोवाइड कराए, एक सोशल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए। तो ये आर्टिकल 38 कहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग आयुष्मान भारत, ठीक है, जो हेल्थ स्कीम है ये सभी के लिए है। आर्टिकल 39 क्या कहता है? लिवलीहुड, इक्वल पे एंड प्रोटेक्शन, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम फोर्स्ड और अनसेफ वर्क, ठीक है, एक मिनिमम लिवलीहुड मिले, मिनिमम वेज मिले, उसके बाद जो वेज मिले इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कोई जेंडर इक्वलिटी हो, मतलब मैन और वुमन में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, कोई फोर्स्ड वर्क ना हो और कोई अनसेफ वर्क ना हो, ठीक है, तो ये लिखा है आर्टिकल 39 में। इसका एग्जांपल जैसे इक्वल रिम्यूनरेशन वर्क, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, होना चाहिए, मिनिमम वेज, लेबर वेलफेयर मेजर्स। आर्टिकल 41 क्या कहता है? राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, स्टेट मस्ट प्रोवाइड हेल्प व्हेन पीपल फेसेस अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस एंड डिसेबिलिटी, मतलब ठीक है, जब लोगों के पास रोजगार ना हो या ओल्ड एज है, सिकनेस है, बीमार के टाइम या डिसेबिलिटी के टाइम, ठीक है, गवर्नमेंट स्टेट की जिम्मेदारी है कि उन्हें एक वर्क प्रोवाइड कराए, उन्हें पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराए ताकि वो अपनी ज़िंदगी और बेसिक नीड सही से पूरी कर सकें। इसका जैसे एग्जांपल मनरेगा, ठीक है, मनरेगा के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, पेंशन स्कीम्स, ठीक है, फॉर एल्डरली, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए पेंशन स्कीम। आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 बात करता है ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ की, मैटरनिटी रिलीफ एंड ह्यूमन कंडीशन, ताकि जो वर्कर्स हैं उन्हें एक ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, और जो भी फीमेल एम्प्लॉयर हैं उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब उन्हें पेड लीव मिलनी चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए, तो ये आर्टिकल 42 के अंदर आता है, ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961, इसमें 26 वीक की पेड लीव मिलती है फीमेल एम्प्लॉयर्स को, ठीक है। अब आर्टिकल 43 देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का अपने, लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मतलब क्या है कि जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें एक लिविंग वेज मिलनी चाहिए, नॉट जस्ट अ मिनिमम वेज, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इतनी कम वेज मिले कि वो अपना जो है बेसिक नीड भी पूरी ना कर पाए, ठीक है, तो उन्हें इतनी वेज मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी बेसिक नीड, अपनी अपनी फैमिली की बेसिक नीड पूरी कर सकें, ठीक है, उन्हें एक डिसेंट वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए और उन्हें एक सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, तो ये आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है। इसका इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लेबर कोड ऑन वेजेस, इसी के लिए बात करता है, एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स जो बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं। आर्टिकल 43 ए देख लेते हैं, ठीक है, ये 1976 में 42 जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें ऐड किया था
वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मतलब वर्कर को भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनकी भी राय सुननी चाहिए, जो भी वेलफेयर स्कीम बनाते हैं उन्हें उसका भी हिस्सा बनाना चाहिए, मतलब उन्हें वर्कर से भी पहले पूछना चाहिए। ठीक है, वर्कर शुड पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो ईपीएफओ का जो सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है, ये सेंट्रल बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड होता है, उसमें एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और इन्हीं में से चेयरमैन भी चुना जाता है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 45 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, अर्ली चाइल्डहुड केयर। इसका मतलब क्या है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि जो भी बच्चे हैं 6 साल तक के, उन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करी जाए, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, उनके एजुकेशन का ध्यान रखा जाए। द स्टेट में प्रोवाइड चाइल्ड केयर एंड अर्ली एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 6, ये आर्टिकल 45 में लिखा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे जो स्कीम चलती है ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, और दूसरी आंगनवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जहां भी जो गांव के बच्चे हैं उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, उन्हें खाने पीने का राशन प्रोवाइड कराया जाता है। आर्टिकल 47 क्या कहता है, ठीक है, आर्टिकल 47 कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लोगों की, सिटीजन्स की पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करे। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, हॉस्पिटल बनाए, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराए, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराए, इन सब तरीके से जो है पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करी जा सकती है। प्रमोट पब्लिक हेल्थ, इंप्रूव न्यूट्रिशन, रेज अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल बनाना, पब्लिक हॉस्पिटल जहां पर कम पैसों में इलाज हो, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना जिससे उन्हें दो बीमारियों से बचाया जा सके। ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो आयुष्मान स्कीम के अंदर आते हैं वो बनाए जाएं। ठीक है, तो ये हमने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स थे और उनके रिलेटेड एग्जाम्पल थे वो कवर कर लिए। अब देखते हैं हम लोग थ्योरीज ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कौन कौन सी थ्योरी है सोशल सिक्योरिटी में। तो पहले हम लोग देखेंगे बिस्मार्क सोशल इंश्योरेंस थ्योरी। ठीक है, तो बिस्मार्क सोशल इंश्योरेंस थ्योरी जो है 1880 में जर्मनी में बनी थी और इन्हें ओटो वन बिस्मार्क ने इंट्रोड्यूस किया था। ये मेनली कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल पे है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल का मतलब है कि एम्प्लॉयर, वर्कर और गवर्नमेंट सब लोग कंट्रीब्यूट करें, और जो उस कंट्रीब्यूशन से पैसा आएगा उसी को हम लोग बाद में वेलफेयर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को, सिटीजन को, एम्प्लॉयर को, वर्कर को, गवर्नमेंट को एक कॉमन फंड बनाना चाहिए। ठीक है, उसमें सारा पैसा कंट्रीब्यूट करना चाहिए और वही पैसा बाद में, ठीक है, वेलफेयर के काम आएगा। तो इसका मेन आइडिया क्या है, वर्कर, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट मनी टू द कॉमन फंड। ठीक है, कॉमन फंड बना के तीनों लोग पहले कंट्रीब्यूट करें, वही उसी के बाद उसी को पैसे को बाद में एज अ पेंशन बेनिफिट यूज किया जाएगा। ठीक है, बेनिफिट विल गिवन ड्यूरिंग इलनेस, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, मैटरनिटी एंड एक्सीडेंट। वही जो पैसा जमा हुआ है वही पैसा बाद में आपका यूज होगा। तो पहले कंट्रीब्यूट करो फिर बाद में फायदा पाओ। यू कंट्रीब्यूट व्हेन अर्निंग, यू गेट बेनिफिट व्हेन इन ट्रबल। ठीक है, पहले आप कंट्रीब्यूट करिए और जब कंट्रीब्यूट हो जाए और जब आपको दिक्कत होगी तो वो उसी के फिर आप बेनिफिट लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं स्कीम में, प्रोविडेंट फंड में। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, जितनी ये सब स्कीम्स है ये सब कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल पे है, मतलब इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर जब वर्कर को जरूरत होती है तो फिर उसी में से वर्कर को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, विलियम बेरेविज का मॉडल देख लेते हैं। ठीक है, इनकी जो मॉडल है वो यूनिवर्सल वेलफेयर थ्योरी है। यूनिवर्सल वेलफेयर थ्योरी का मतलब क्या है कि इनका ये कहना है कि जो भी वेलफेयर स्कीम है वो गरीब और अमीर के लिए नहीं होनी चाहिए, वो सभी के लिए होनी चाहिए, मतलब सारे सिटीजन के लिए बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सभी को सब बराबर तरीके से हक मिलना चाहिए। और जो भी कंट्रीब्यूशन होता है ना, इसमें जो भी फंड है कंट्रीब्यूशन होता है वो कंट्रीब्यूशन सैलरी से नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट अपने टैक्स से करे। ठीक है, तो ये सर विलियम ब्रेवेज ने दी थी 1942 में ब्रेवेज रिपोर्ट के अंदर। इनका क्या कहना था कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल सिटीजन नॉट ओनली वर्कर। जो सोशल सिक्योरिटी हम लोग दे रहे हैं वो सारे सिटीजन के लिए होनी चाहिए, सिर्फ वर्कर्स के लिए नहीं होनी चाहिए।
और फाइनेंस बाय टैक्सेस ऑफ गवर्नमेंट, नॉट कंट्रीब्यूशन एंड नॉट लिंक टू सैलरी। और जो भी इसमें पैसा आए वो गवर्नमेंट टैक्सेस से लाए, ना कि किसी के कंट्रीब्यूशन से, ताकि जो मिनिमम सिक्योरिटी मिल सके सभी सिटीजन्स को। ठीक है, एम टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड बेसिक मिनिमम सिक्योरिटी फॉर ऑल, ताकि लोगों की गरीबी कम हो सके और मिनिमम सिक्योरिटी सभी को मिल सके। मतलब इसमें ये चाहते थे कि सारे सिटीजन कवर हो, सिर्फ वर्कर नहीं। एवरी पर्सन मस्ट गेट मिनिमम सोशल सिक्योरिटी बिकॉज दे आर सिटीजन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा, मिड डे मील और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो जैसे मनरेगा में सबको जॉब दी जाती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी में राशन प्रोवाइड किया जाता है, मिड डे मील में बच्चों को खाना दिया जाता है, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में वैक्सीनेशन का प्रोसेस है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जो थ्योरी है वो है रेसिडुअल वेलफेयर थ्योरी। ये रिचर्ड डिस्मस ने दी थी, और इनका मेन आइडिया क्या था कि जो भी हम लोग को सोशल सिक्योरिटी की स्कीम प्रोवाइड करानी है, जो भी हमें सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, वो सेलेक्टिव होना चाहिए। मतलब जिन्हें जरूरत है उन्हीं को प्रोवाइड कराया जा सके। जैसे ओल्ड पीपल जो कमा नहीं सकते, बूढ़े लोग, उन्हें पेंशन प्रोवाइड कराई जाए, या विडो, विधवा जिनका हस्बैंड मर गया है, उन्हें पेंशन प्रोवाइड कराई जाए, या डिसेबल लोग जो काम नहीं कर सकते उन्हें पेंशन प्रोवाइड कराई जाए। मतलब जिन्हें नीड है उन्हीं को प्रोवाइड कराई जाए, सबको नहीं प्रोवाइड कराई जाए। द गवर्नमेंट प्रोवाइड वेलफेयर ओनली व्हेन फैमिली एंड मार्केट फेल्स, वेलफेयर इज सेलेक्टिव एंड टारगेटेड। इसका मतलब क्या है? जब तभी गवर्नमेंट वेलफेयर करे जब फैमिली और मार्केट फेल, जब उन्हें नीड हो उस चीज की, जब वो फेल हो जाए तब गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोवाइड कराए। और वेलफेयर इज सेलेक्टिव एंड टारगेट, और उन्हीं लोगों को प्रोवाइड कराए जिन्हें जरूरत है, सबको नहीं। गवर्नमेंट हेल्प ओनली द पुअर व्हेन देयर इज नो वन एल्स टू हेल्प देम। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, ठीक है, अन्नपूर्णा फ्री राशन। ठीक है, तो अन्नपूर्णा फ्री राशन, तो ये सब एग्जाम्पल हैं जो कि सेलेक्टिव है, मतलब उन्हीं के लिए हैं जिन्हें जरूरत है। इंस्टीट्यूशनल एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, ये क्या कहती है? ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो रिसोर्सेज हैं वो सभी में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज को सिर्फ पुअर्स को या फिर अमीरों को दे दी जाए, वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए ताकि इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सके। ठीक है, द वेलफेयर एज अ पार्ट ऑफ सोशल राइट, इट इज प्रोवाइडेड टू ऑल, नॉट ओनली पुअर, एंड वेलफेयर इज नॉर्मल एंड परमानेंट फंक्शन, एंड सोसाइटी मस्ट शेयर रिसोर्सेज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब में बराबर बांटे जाने चाहिए ताकि इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सके। ठीक है, द गवर्नमेंट सपोर्ट एवरीवन फेयरली टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, मतलब सारे सिटीजन को वेलफेयर स्कीम का फायदा मिलना चाहिए और सारे रिसोर्सेज आपस में बराबरी से बांटे जाने चाहिए। इसका एग्जांपल ले सकते हैं जैसे फ्री स्कूल एजुकेशन सभी के लिए, या फ्री हेल्थ केयर सभी के लिए। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इस थ्योरी के। अगली थ्योरी देखते हैं, डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ सोशल सिक्योरिटी। डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जब भी कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाए गवर्नमेंट, तो इस बात पर ध्यान दें कि उनका सिटीजन्स का जो है ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा देके काम चला दिया, उनका डेवलपमेंट ऑल ओवर होना चाहिए। उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, उन्हें स्किल प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपना स्किल गेन करके अपना खुद से पैसा कमा सके, और खुद से पैसा कमा सके तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और नेशन भी ग्रो करेगा। द सोशल सिक्योरिटी should support all over development of people, society, not just give money when someone is in need. Social security improve productivity leading to economic growth. ठीक है, उनके ऑल ओवर डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ पैसे देने से काम चलेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन पीपल सो दे बिकम स्किल्ड, हेल्दी, प्रोडक्टिव, सेल्फ रिलायंट, इन टर्न नेशन विल ग्रो। तो जो भी स्कीम है उसे इन्वेस्टमेंट पीपल में करना चाहिए ताकि वो स्किल गेन कर सके, उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ताकि वो खुद से आगे कुछ काम कर सके और वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मदद करेगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है?
स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स जो चलाते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि वर्कर्स अपना स्किल गेन कर सकें और बाकी बाद में जॉब पा सकें। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स या एजुकेशन स्कीम वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी हमने थ्योरी देख ली है। अब प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी देख लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनेगी उन्हें कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए, ठीक है, या फिर कौन कौन से प्रिंसिपल उन पर लागू होने चाहिए। पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी। इसका मतलब है कि जो भी स्कीम बने वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, उसमें किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाए किसी भी रिलीजन या कास्ट पे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो सभी के लिए बराबर से होनी चाहिए स्कीम। जैसे आयुष्मान भारत सभी के लिए स्कीम है, मतलब जितने भी गरीब लोग हैं उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड का, सभी के लिए वो स्कीम है। प्रिंसिपल ऑफ एडुकेसी मतलब जितना भी स्कीम बननी चाहिए वो इतना सफिशिएंट तो होनी चाहिए कि उनकी बेसिक नीड तो पूरी कर सके, ठीक है। शुड सपोर्ट शुड बी सफिशिएंट टू सपोर्ट बेसिक लिविंग नीड्स, ठीक है। जैसे मिनिमम वेजेस, रीजनेबल पेंशन, ईएसआई, सिकनेस बेनिफिट। तो स्कीम जो भी बने वो इतनी सफिशिएंट तो होनी चाहिए कि इंसान की बेसिक नीड तो पूरी कर सके। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसका क्या मतलब है कि जो भी स्कीम बने उसमें मैन और वुमन को इक्वल बेनिफिट दिए जाएं और किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कास्ट, रिलीजन या डिसेबिलिटी के बेस पे। इसका एग्जांपल हो सकता है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडेरिटी। इसका यह मतलब है, इसका मतलब है जो भी हायर इनकम वाले लोग हैं उन्हें अपने लोअर इनकम वालों को सपोर्ट करना चाहिए साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो किसी स्कीम में सपोर्ट ना करें। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जैसे ईएसआई कंट्रीब्यूशन। उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। फायदा तो वर्कर ही को होता है लेकिन इसमें कंट्रीब्यूट तो एम्प्लॉयर भी करता है, ठीक है। एम्प्लॉयर के पास तो पैसा है लेकिन फायदा तो सिर्फ वर्कर को हो रहा है, लेकिन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। प्रिंसिपल ऑफ टी पार्टिज्म मतलब क्या है इसका कि जब भी कोई स्कीम बनाए तो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर से वर्कर से उन्हें भी इंक्लूड करना चाहिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाते समय, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड, ईएसआई बोर्ड, इनमें वर्कर का और एम्प्लॉयर का बराबर का रिप्रेजेंटेशन होता है दोनों बोर्ड में। प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट की अल्टीमेटली यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाए और उन्हें लीगली अप्लाई भी करे, ठीक है। गवर्नमेंट हैज अल्टीमेट ड्यूटी टू इंश्योर सोशल सिक्योरिटी एंड लीगली अप्लाई इट, ठीक है। लीगल बैकिंग ऑफ प्रोविडेंट फंड या ईएसआई या सोशल असिस्टेंस पेंशन, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखिए गवर्नमेंट ही के हाथ में है सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाना और उसे अप्लाई करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे स्कीम्स बनाए और उन्हें लीगली अप्लाई करे। ग्लोबल थ्योरी रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी। कुछ और थ्योरी देख लेते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। पहला आता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है। तो इसका इस टर्म का क्या मतलब है कि हर सिटीजन के पास कोई ना कोई एक गारंटीड बेसिक इनकम होनी चाहिए विदाउट एनी कंडीशन कि वो रिच है कि पुअर है, ठीक है। तो ये होती है यूनिवर्सल बेसिक इनकम कि हर सिटीजन, एवरी सिटीजन रिसीव अ बेसिक अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली विदाउट कंडीशन, रिच और पुअर, ठीक है। दोनों होने, रिच और पुअर दोनों को मिलनी चाहिए विदाउट कोई कंडीशन के, ठीक है। किसी कंडीशन के बिना एक मिनिमम वेज, एक मिनिमम सैलरी तो हर सिटीजन को मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी, ठीक है। तो रिड्यूस पॉवर्टी, प्रोवाइड इनकम स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी कम होगी। तो ये इंडिया में एक बार जो सर्वे हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें ये डिस्कस करी गई थी, ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात। अगला क्या है, सोशल रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी। ये वर्ल्ड बैंक ने दी है। इसका क्या मतलब है कि देखिए इंसान को अपने थ्रू आउट लाइफ कोई ना कोई रिस्क रिस्क तो रहेगा ही, उसे मैनेज कैसे करें। ऐसी गवर्नमेंट ऐसा सोशल सिक्योरिटी नेट बनाए कि उसमें वो जो रिस्क है वो मैनेज हो जाए। पीपुल फेस रिस्क थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। ओल्ड एज, एक्सीडेंट, इलनेस, कोई ना कोई रिस्क जो है इंसान के, सिटीजन के
थ्रू आउट लाइफ लगा ही रहेगा। तो उसे मैनेज करने के लिए उसे कैसे मैनेज करा जा सकता है? तो 3 तरीके से: प्रिवेंट रिस्क, मिटिगेट रिस्क और कॉप विद रिस्क। मान लीजिए कोई प्रिवेंट रिस्क का मतलब वैक्सीनेशन लगा दिया, वैक्सीनेशन करा दिया ताकि कोई बीमारी ना हो। मिटिगेट मतलब कोई अगर मान लीजिए बीमारी हो गई तो उस टाइम इंश्योरेंस प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। उसके बाद भी उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए और या कैश ट्रांसफर होना चाहिए बाकी की आगे की जिंदगी जीने के लिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम सोशल रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी, जो वर्ल्ड बैंक ने दी थी। इस तरह की स्कीम नेट बनाना चाहिए ताकि तीनों चीजें कवर हो सके। अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी थ्योरी। अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी थ्योरी ये कहती है कि जो भी स्कीम बने वो उनकी कैपेबिलिटी, उनका स्किल और उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट करे, सिर्फ उन्हें इनकम ना प्रोवाइड कराए, ठीक है। ताकि उनकी जो है कैपेबिलिटी इंक्रीज करे, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। सोशल सिक्योरिटी इंक्रीज पीपल कैपेबिलिटी, नॉट जस्ट इनकम। उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, सिर्फ उनकी इनकम नहीं। पीपल मस्ट बी एबल टू लिव, वर्क, लर्न एंड चूज फ्रीली, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि उन्हें आप बिठा के खिलाइए सिर्फ, ठीक है, आप उन्हें पेंशन दीजिए। आप कोशिश करिए कि उन्हें स्किल उनका इंक्रीज करें, उन्हें ऑल ओवर डेवलपमेंट दें, उन्हें एजुकेशन दें, ताकि वो खुद भी कमा सकें और खुद भी फ्रीली जी सकें। जैसे इसका एग्जाम्पल सोचता है मिड डे मील, ठीक है। अच्छा खाना मिलेगा तो न्यूट्रिशन बच्चों को अच्छा मिलेगा, ठीक है, उनकी हेल्थ इंप्रूव करेगी तो वो अच्छा पढ़ पाएंगे, उनकी एजुकेशन कैपेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो अच्छी हेल्थ इंप्रूव होगी, तो उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी वर्कर्स की। तो ये था कैपेबिलिटी थ्योरी अमर्त्य सेन की। लाइफ साइकिल अप्रोच ऑफ सोशल सिक्योरिटी। लाइफ साइकिल अप्रोच ऑफ सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जब से आदमी पैदा होता है और मरने तक उसे कभी ना कभी हर एज में डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी चाहिए होती है, ठीक है। हर एज में किसी ना किसी टाइप की सिक्योरिटी चाहिए होती है। जैसे चाइल्डहुड में उसे न्यूट्रिशन और एजुकेशन चाहिए हो रहेगा। वर्किंग एज में उसे एम्प्लॉयमेंट या फिर फीमेल वर्कर को मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए रहेगा। ओल्ड एज में उसे पेंशन या हेल्थ केयर चाहिए रहेगा। तो स्कीम जो बनाई जाए जिसमें उसके हर एज की जो भी सिक्योरिटी है वो कवर करी जा सके। 5 पिलर ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, ये आईएलओ ने दिया था। इसमें क्या कवर होते हैं? पहला क्या पिलर है? इनकम सिक्योरिटी। दूसरा क्या है? मेडिकल सिक्योरिटी। तीसरा क्या है? एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। चौथा क्या है? चाइल्ड एंड फैमिली बेनिफिट। पांचवा क्या है? सोशल असिस्टेंट। तो ये 5 पिलर है जो कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाने के समय ध्यान रखने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। तो डेफिनेशन जो है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1947 में जो हुआ था 15th, उसमें एक डेफिनेशन अपनाई गई थी सोशल सिक्योरिटी की, वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। सोशल सिक्योरिटी इज अ प्रोटेक्शन social security is a protection society provides to its members by providing a number of public measures to prevent economic and social distress। तो आप इसे याद रख सकते हैं और यही जो है डेफिनेशन यूज होती है इंडिया में। एडिशनल इंपॉर्टेंट ग्लोबल कॉन्सेप्ट, ठीक है, कुछ और ग्लोबल कॉन्सेप्ट हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उन्हें देख लेते हैं। तो पहला है सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर। देखिए आईएलओ में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है आईएलओ कन्वेंशन, एक होता है आईएलओ रिकमेंडेशन। तो ये आईएलओ रिकमेंडेशन है 202, ठीक है। और ये रिकमेंडेशन क्या कहता है? ये बात करता है सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर का, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड गारंटी दैट एवरी गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड, ठीक है। एक मिनिमम लेवल ऑफ गारंटी और प्रोटेक्शन हर गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? उसमें हेल्थ केयर इंक्लूड होना चाहिए, चाइल्ड सपोर्ट इंक्लूड होना चाहिए। चाइल्ड सपोर्ट में जैसे एजुकेशन और न्यूट्रिशन, बेसिक इनकम सपोर्ट ड्यूरिंग वर्किंग एज, ठीक है। मान लीजिए जो वर्किंग एज जब आदमी काम कर रहा है उस टाइम उसे कोई सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस टाइम उसे उसे एक इनकम प्रोवाइड होनी चाहिए। और बेसिक इनकम सिक्योरिटी फॉर एडल्टली ओल्ड पीपल, ठीक है। तो ये 4 चीजें कवर होनी चाहिए सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर के अंदर, ठीक है। तो ये आईएलओ ने दिया था। इसका एग्जांपल ले सकते हैं जैसे आयुष्मान भारत, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, एनएसएपी और पीएम किसान जो फार्मर्स को दिया जाता है।
सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक तरीके का हम लोग को सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स का जाल बनाना चाहिए, जिसमें सारे जो पुअर पीपल हैं, लो इनकम पीपल हैं और जो फैमिली जो पॉवर्टी में है वो कवर हो जाए। सेट ऑफ प्रोग्राम्स प्रोटेक्टिंग पुअर, लो इनकम पीपल एंड फैमिली फॉर फ्रॉम पॉवर्टी। ठीक है, तो उस नेट में, उस जाल में जो सोशल सिक्योरिटी के जाल बनेगा, उसमें क्या क्या प्रोवाइड होना चाहिए? कैश ट्रांसफर प्रोवाइड होना चाहिए, फूड सब्सिडी, पेंशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे मनरेगा और इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, लाइफ साइकिल अप्रोच अभी मैं बता चुका हूँ कि इंसान के जन्म से लेके उसकी मौत तक कोई ना कोई किसी न किसी एज में उसे डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी चाहिए रहती है। ठीक है, तो जैसे चाइल्डहुड में न्यूट्रिशन एजुकेशन, वर्किंग एज में जॉब प्रोटेक्शन, ओल्ड एज में पेंशन। ठीक है, 5A ऑफ सोशल सिक्योरिटी। 5A क्या है सोशल सिक्योरिटी का? पहला है अवेलेबिलिटी, दूसरा एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एडुकेसी एंड अवेयरनेस। अवेलेबिलिटी मतलब क्या है? स्कीम मस्ट एग्जिस्ट एंड कवर ऑल मेजर रिस्क। स्कीम सभी के लिए होनी चाहिए और जितने भी मेजर रिस्क हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे कवर करने चाहिए। एसेसिबिलिटी क्या है? पीपल उसे असेस कर पाए, इजीली असेस कर पाए, उस स्कीम का लाभ ले सकें आसानी से। अफोर्डेबिलिटी क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम बना दिया और उसी के लिए पैसा लगा दिया आपने। ठीक है, वो अफोर्डेबल होनी चाहिए गरीब लोगों के लिए। एडुकेसी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो उनकी बेसिक नीड तो पूरी कर सके। ठीक है, सफिशिएंट बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसे पेंशन, हेल्थ, वेजेस, ताकि उनकी बेसिक नीड तो पूरी हो सके। और पांचवा क्या? अवेयरनेस। पीपल को उन स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सिटीजन्स को उन स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। तो इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अवेयरनेस और एसेसिबिलिटी की। लोगों को स्कीम के बारे में पता ही नहीं। गवर्नमेंट स्कीम बना दे रही है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये स्कीम बनाई गई है उनके लिए। ठीक है, और एसेसिबिलिटी नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि उस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करना है, उस स्कीम के फायदे कैसे लेने हैं। तो ये इंडिया में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उतना एजुकेशन नहीं है कि लोगों को पता चल सके, है ना, और इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि उन्हें ये भी नहीं रहता, पता रहता कि कौन सी स्कीम चलाई गई है। ठीक है, तो देखिए इंडिया में स्कीम दो तरीके की होती है। एक होती है सोशल इंश्योरेंस पे, एक होती है सोशल असिस्टेंस पे। सोशल इंश्योरेंस क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। जैसे मैं बता चुका हूँ कि इसमें वर्कर और एम्प्लॉय या सिटीजन दोनों मिलकर सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बेनिफिट बाद में लेते हैं। जैसे प्रोविडेंट फंड हुआ, पेंशन हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ठीक है, अटल पेंशन योजना हुआ, श्रम योगी मानधन योजना हुई, या फिर नेशनल इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इसमें क्या होता है कि आप पहले कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद उसका फायदा लेते हैं। तो ये होता है आपका सोशल इंश्योरेंस। ठीक है, और एक होता है सोशल असिस्टेंस। इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट जो भी वनरेबल ग्रुप हैं, जो भी पीड़ित है ग्रुप हैं, जैसे एल्डरली, विडो, डिसेबल्ड, पुअर फैमिली, इनके लिए प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसमें आपको कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना होता है। जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए गवर्नमेंट ये प्रोवाइड कराती है। जैसे आयुष्मान भारत, मनरेगा, मिड डे मील, आईसीडीएस, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन या डिसेबल पेंशन। ठीक है, तो ये सोशल असिस्टेंस होता है, इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ये गवर्नमेंट जिन जरूरतमंद लोगों को प्रोवाइड कराती है। अब कौन कौन से लीगल लॉ हैं जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है इंडिया में? ठीक है, कौन कौन से ऐसे लॉ हैं जो सोशल सिक्योरिटी को बैक करते हैं इंडिया में? तो सबसे पहला तो अपना ये है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। ठीक है, 1952 का है, जो ईपीएफओ के अंदर आता है। ईपीएफओ इस एक्ट को चलाता है। ठीक है, ये, और इसमें क्या क्या कवर होता है? इसमें प्रोविडेंट फंड स्कीम्स कवर होती है, पेंशन स्कीम कवर होती है, और इंश्योरेंस स्कीम कवर होती है। ये तीन स्कीम इसमें कवर होती है। ठीक है, तो ये वर्कर्स के लिए चलाया जाता है मेनली। ठीक है, ताकि उन्हें पेंशन प्रोवाइड करा सके, उन्हें प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड कराया सके, और उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जा सके। दूसरी कौन सा लॉ है? दूसरा लॉ है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, ये एआईसी एक्ट है, और इसे चलाता कौन है? इंश्योरेंस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन चलाता है इसे। ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसमें मेनली हेल्थ बेनिफिट दिए जाते हैं। ठीक है, फुल मेडिकल केयर, सिकनेस बेनिफिट,
मैटरनिटी पेड लीव, डिसेबल्ड बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, मेडिकल केयर। ठीक है, तो इस टाइप के बेनिफिट इस स्कीम में, इस एक्ट में दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉय जिनकी तनख्वाह 21,000 से कम है वो उसमें आते हैं, और ये वहाँ इंडस्ट्री या फैक्ट्री में लगता है जहाँ पर 10 लोगों से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। तो मेनली ये हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कराती है ये एक्ट। दूसरा है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ये लमसम अमाउंट ग्रेच्युटी प्रोवाइड कराती है, जो कि मैक्सिमम 20 लाख हो सकती है। ठीक है, जो भी वर्कर 5 साल तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है लगातार, ठीक है, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाता है और उसे ग्रेच्युटी जो है प्रोवाइड कराई जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा। ये एक्ट वहाँ लगता है जहाँ पर 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहा है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये फीमेल एम्प्लॉय के लिए है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के समय उन्हें पेड लीव प्रोवाइड कराई जाती है 26 वीक की। ठीक है, नर्सिंग ब्रेक प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद जब वो वर्क ज्वाइन करती हैं मेडिकल बोनस प्रोवाइड किया जाता है, और वर्क फ्रॉम होम भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये फीमेल एम्प्लॉय के लिए स्कीम है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ठीक है, तो जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, ठीक है, जो इनफॉर्मल वर्कर हैं, जो किसी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं जुड़ रहे हैं, उनके लिए ये लाया गया। जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हुए, रिक्शा पुलर हुए, कंस्ट्रक्शन वर्कर हुए, डोमेस्टिक वर्कर हैं, या फिर सीजनल वर्कर हैं, उनके लिए स्कीम लाई गई। ठीक है, तो अब वो जाके अपना ई श्रम पोर्टल पे अपना आपको रजिस्टर भी कर सकते हैं, और इसके अंदर जो स्कीम्स है उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि बहुत जितने भी एक्ट थे सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सब एक ही कोड में मर्ज कर दिए गए हैं। लगभग 9 ऐसे लॉ थे जो मर्ज कर दिए गए हैं। ठीक है, और उन पे एक कोड बना है, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें ऐसे 9 लॉ मर्ज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जो अभी नया सोशल सिक्योरिटी कोड बना है उसमें अब 2-3 चीज़ें और भी ऐड करी, जैसे गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर जो पहले नहीं इंक्लूडेड थे। ठीक है, वो अब इन्हें इंक्लूड कर लिया गया है। एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया है जिनमें इन गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए फंड ऐड किया जाएगा जिनसे इनके वेलफेयर किया जा सके। नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया गया है इन्हीं वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो ये स्कीम भी है इसमें। आगे देखते हैं, सेंट्रल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन। तो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा वो लॉ पढ़े हम लोगों ने, कौन कौन से लॉ हैं जो सोशल सिक्योरिटी को बैक करते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं प्रोवाइड कराने का, और कौन कौन से बोर्ड हैं ऐसे। जैसे ईपीएफओ, हमने पीछे भी स्कीम पढ़ी, ईपीएफओ की जो है वो ईपीएफओ ही चलाता है वाली स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, ईपीएफओ चलाता है उसे। ठीक है, ये पेंशन मैनेज करता है, इंश्योरेंस मैनेज करता है वर्कर्स का। ठीक है, दूसरा अपना इंस्टीट्यूट है वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये ईएसआई स्कीम मैनेज करता है और उसके हॉस्पिटल मैनेज करता है, ये मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। तीसरा है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। ये जो नया कोड बना है उसके अंदर कोड बना है, ये मेनली गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बना हुआ है। ठीक है, मेनली जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उन्हीं के लिए बना है ये। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड वेजेस। ठीक है, ये एक्चुअली वेज डिसाइड करने के लिए बोर्ड बनता है। ठीक है, कितनी मिनिमम वेज होंगी। ठीक है, नेशनल फॉर लेवल वेजेस, तो मिनिमम वेज डिसाइड करने के लिए बोर्ड बनता है। और BOCW, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए वेलफेयर बोर्ड है, जो उनकी वेलफेयर की जो नीड्स हैं उसे कैटर करता है। अब हम लोग जानते हैं वेलफेयर फंड क्या होता है। ठीक है, वेलफेयर फंड भी एक सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट ही है, जो गवर्नमेंट बनाती है वर्कर्स के लिए जो अनऑर्गेनाइज्ड है या फिर हजार्डस है, वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्री के डिफरेंट वर्कर्स के लिए ये गवर्नमेंट ऐसा वेलफेयर फंड बनाती है उनकी मदद करने के लिए, उन्हें बेनिफिट देने के लिए। द वेलफेयर फंड आर statutory fund created by government to provide social security and welfare benefit to workers, especially those in unorganized, hazardous और vulnerable sector। ठीक है, उनके लिए वेलफेयर फंड बनाया जाता है। तो इंडिया में कौन कौन से वेलफेयर फंड एक्टिव है वो देख लेते हैं। तो इस टाइम जो वेलफेयर फंड जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं और जो एक्टिव भी हैं वो हैं, जैसे मीका माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट
ठीक है, प्लांटेशन वेलफेयर लेबर एक्ट और लेबर वेलफेयर फंड एक्ट, बीडी वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट, लाइमस्टोन डोलामाइट वेलफेयर फंड एक्ट, ठीक है, सीन वर्कर फंड वेलफेयर फंड एक्ट, डॉक वर्कर के लिए बना रखा है, बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए बना रखा है, हैंडलूम वेवर वेलफेयर प्रोग्राम और फिशरमैन वेलफेयर फंड। तो इतने सारे जो फंड है इस टाइम चल रहे हैं, गवर्नमेंट चला रही है, और इनमें वो गवर्नमेंट किस पैसा सेस के थ्रू, अपने ग्रांट के थ्रू, ठीक है, ऐड करती है, और इससे फिर जो भी इस इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं उनकी मदद की जाती है। अब हम लोग कुछ कमेटी देख लेते हैं जो भी सोशल सिक्योरिटी बनी थी, या फिर सोशल सिक्योरिटी में उनने कुछ बात करी या उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर। ये 1969 में बनी थी, और इसके चेयरमैन थे जस्टिस पी गजेंद्र गाडकर। ठीक है, और इनने क्या क्या रिकमेंड किया था? कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ लेबर लॉ, रिकॉग्नाइज्ड पीएफ पेंशन एंड इंश्योरेंस एज कोर सिक्योरिटी। ठीक है, तो देखिए नेशनल कमीशन ऑफ जो लॉ बना था इसमें बहुत सी चीजें रिकमेंड करी थी, हम लोग वही देख रहे हैं जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो दूसरा जो हम लोग कमीशन बना था वो सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002। इसके चेयरमैन थे रविंद्र वर्मा जी। ठीक है, और इनने क्या कहा था कि जो भी लॉ है, जो बहुत सारे लॉ हैं उन्हें मर्ज कर दिया जाए, तो मर्जिंग मल्टीपल लॉ, उसी वजह से फिर लेबर कोड बना। तीसरा देख लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, NCEUS 2004 बना था। इसके चेयरमैन थे अर्जुन सेन गुप्ता। ठीक है, और इनने क्या रिकमेंड किया था, इनने क्या प्रपोज किया था? प्रपोज्ड कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी बिल एंड लेट द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 बना था, वो इन्हीं के रिकमेंडेशन पे बना था। ठीक है, चौथी कमेटी देखते हैं, OASIS कमेटी, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी 1999, और इसने जो रिकमेंड किया था उस पर बना था PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगली कमेटी क्या है? अजीत कुमार राथ कमेटी, ये 1999 में बनी थी। इसने क्या रिकमेंड किया था? इसने रिकमेंड किया था मॉडर्नाइजेशन ऑफ EPFO और रिकमेंडेशन UAN, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो कि अभी लागू भी है। भी भगवान कमेटी, ठीक है, ये ESI के ऊपर बनी थी कमेटी। इसने जो ESI के हॉस्पिटल है उनके इम्प्रूव करने के लिए बात करी गई थी। BV गिरी कमेटी ऑन लेबर वेलफेयर। ठीक है, एम्फसाइज्ड वर्कर पार्टिसिपेशन एंड वेलफेयर, वर्कर का पार्टिसिपेशन और उनके वेलफेयर के लिए बात करी गई थी इस कमेटी में। मजीद सितिया वेज बोर्ड, ये मेनली जर्नलिस्ट के लिए बना था। ठीक है, लुक इनटू द वेज एंड वेलफेयर सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट। सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009 बनी थी, ये पॉवर्टी के लिए बनी थी एक्चुअली। ठीक है, पॉवर्टी एस्टिमेशन इफेक्ट सोशल असिस्टेंस स्कीम। चौथी ये 10वीं है रंगराजन कमेटी, 2014 बनी थी, ये भी पॉवर्टी के लिए बनी थी, रिवाइज पॉवर्टी एस्टिमेशन। ठीक है, अब है अगली कमेटी वर्किंग ग्रुप ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये प्लानिंग कमिश्नर ने बनाई थी। ठीक है, इसने क्या रिकमेंड किया था? एक्सपेंशन ऑफ पेंशन, ESI एंड EPF, इसका एक्सपेंशन होना चाहिए। और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो 15वीं हुई थी 1957 में, इसने बस सोशल सिक्योरिटी की डेफिनेशन दी थी उस टाइम, जो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, अब जो ILO है, ठीक है, उसके बहुत सारे कन्वेंशन हैं, तो उसके जो कन्वेंशन है वो कुछ कन्वेंशन उसके जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ILO कन्वेंशन रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है वो है ILO कन्वेंशन नंबर 102। इंडिया ने इसे रेक्टिफाई नहीं किया है, लेकिन आपको याद रखना है ये, और ये मेन कन्वेंशन है, इसमें सोशल सिक्योरिटी के बारे में ही दिया है। तो ये क्या कहता है? सोशल सिक्योरिटी एंड मिनिमम स्टैंडर्ड 1952। ठीक है, इसमें 9 ब्रांचेस सोशल सिक्योरिटी बताई गई हैं। कौन कौन सी 9 ब्रांचेस सोशल सिक्योरिटी के अंदर आती हैं? पहला है मेडिकल केयर, दूसरा सिकनेस बेनिफिट,
अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ओल्ड एज बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, फैमिली बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, इनवैलिडिटी बेनिफिट और सर्वायर बेनिफिट। ठीक है, तो ये 9 ब्रांचेस हैं इस कन्वेंशन की। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया के अंदर जितनी भी स्कीम बनी है वो इन्हीं से रिलेटेड बनी है। ठीक है, जितने भी लेबर कोड और लॉ बने हैं वो इन्हीं के बेसिस पे बने हैं। ठीक है, वाई इंपॉर्टेंट इन इंडिया? बेसिस फॉर इंडियन लेबर कोड एंड यूज इन डिजाइनिंग ESI, EPF, पेंशन एंड मैटरनिटी लॉ। ठीक है, जितने भी लॉ बने हैं वो इन्हीं से रिलेटेड बने हैं। अगला कन्वेंशन देखते हैं, आईलो कन्वेंशन 121, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट के टाइम वर्किंग कंडीशन का इंजरी हो जाती है उसके लिए बना है ये कन्वेंशन। ठीक है, उन्हें क्या क्या मिलना चाहिए, क्या बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट क्राइम डिसेबिलिटी हो जाती है तो ठीक है, तो उसके लिए कन्वेंशन है। और इंडिया ने इसी के रिलेवेंस में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट और ESI एक्ट है जो इसी के लिए काम करता है। आईएलओ कन्वेंशन 118, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन सोशल सिक्योरिटी। मेनली ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है जो बाहर से आते हैं। ठीक है, ताकि उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी मिल सके। फॉरेन वर्कर मस्ट बी ट्रीटेड एज सेम एज नेशनल वर्कर। ठीक है, अब अगला आईएलओ कन्वेंशन देखते हैं 183, मैटरनिटी प्रोटेक्शन। जो फीमेल एम्प्लॉय है उन्हें मैटरनिटी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसके लिए कन्वेंशन है ये। और जो आईएलओ ने रिकमेंड कर रखा है वो है 14 वीक, लेकिन जो हमारा लॉ है वो प्रोवाइड कराता है 26 वीक। ये आईएलओ से भी बेटर है। अगला कन्वेंशन देखते हैं 155, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ 1981। ठीक है, जो वर्क प्लेस है, जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर सेफ्टी बनाए रखी जाए। जो कोई एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो इंडिया में इसके लिए एक कोड है जो बन गया है अपना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इसी के अंदर फैक्ट्री एक्ट भी आता है। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948। इसी के अंदर सारी जो भी वर्क प्लेस की जो सेफ्टी कंडीशंस लिखी गई हैं। अब अगला देखते हैं आईएलओ कन्वेंशन ऑफ 169, इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल कन्वेंशन। जो ट्राइबल वर्कर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए बात करता है ये। आईएलओ कन्वेंशन ऑफ 190, ये क्या है? वायलेंस एंड हरासमेंट, वर्किंग प्लेस पर वायलेंस और हरासमेंट नहीं होता उसके लिए कन्वेंशन है ये 2019 में आया। ठीक है, तो इंडिया ने कम से कम 48 जो कन्वेंशन है इनके रेक्टिफाई कर रखे हैं। इसमें 47 कन्वेंशन है और एक प्रोटोकॉल है। लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो कन्वेंशन है जो इंडिया ने रेक्टिफाई भी कर रखे हैं वो देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला तो इंडिया ने रेक्टिफाई कर रखा है आईएलओ कन्वेंशन नंबर 100, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन। ठीक है, इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमन, बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए औरत और आदमी को। ठीक है, दूसरा है आईएलओ कन्वेंशन ऑफ 111, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन। किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, आईएलओ कन्वेंशन ऑफ 138 क्या कहता है? मिनिमम एज कन्वेंशन। ठीक है, कि एक जो चाइल्ड लेबर उसे अवॉइड करना चाहिए, मतलब एक मिनिमम एज होनी चाहिए, इससे ऊपर ही जो है काम देना चाहिए। जैसे 14 मेंशन कर रखी है इन लोगों ने कि मिनिमम एम्प्लॉयमेंट एज 14 होनी चाहिए, उससे नीचे किसी भी वर्कर को काम नहीं कराया जाएगा। आईएलओ कन्वेंशन 182, वर्ल्ड वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर मतलब जैसे ट्रैफिकिंग, स्लेवरी, सेक्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, इसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आईएलओ कन्वेंशन 29 ये बात करता है फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन की, कोई फोर्स्ड लेबर को अवॉइड करना चाहिए। आईएलओ कन्वेंशन 105 ये बात करता है एब्लिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। ठीक है, उसे एब्लिशन के लिए उसे फोर्स्ड लेबर को एब्लिशन करने के लिए क्या क्या स्टेप लेने चाहिए उसके बारे में बात करता है। आईएलओ कन्वेंशन 144, ट्रीपार्टेट कंसल्टेशन कन्वेंशन। इसमें ये बात होता है कि वर्कर और एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट को तीनों को मिलकर काम करना चाहिए किसी भी स्कीम या वर्कर के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो आईएलओ ने 102 जो कन्वेंशन है आईएलओ का, उसे रेक्टिफाई तो नहीं किया है, लेकिन उसके बहुत सारे प्रिंसिपल वो फॉलो करता है अपनी स्कीम बनाने के लिए। ठीक है, आईएलओ के कम से कम 8 फंडामेंटल
कन्वेंशन है, जिसमें से इंडिया ने 6 रेक्टिफाई कर रखे हैं, ठीक है, 2 रेक्टिफाई नहीं कर रखे हैं। तो इंडिया ने 6 रेक्टिफाई कर रखे हैं, 2 नहीं कर रखे हैं। वो 8 फंडामेंटल कन्वेंशन आपको याद होने चाहिए कौन कौन से आईएलओ के 8 फंडामेंटल कन्वेंशन हैं। तो पहला कन्वेंशन है कन्वेंशन नंबर 29, ठीक है, फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1930, ठीक है, कोई जो सारे फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, इंडिया ने इसे रेक्टिफाई कर रखा है। आईएलओ कन्वेंशन 105 अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, ठीक है, जो फोर्स्ड लेबर प्रैक्टिस है उनके लिए है ये, इंडिया ने इसे भी रेक्टिफाई कर रखा है। आईएलओ कन्वेंशन ऑफ 87, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कन्वेंशन, इसमें जो भी यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, उन्हें अपना यूनियन बनाने के लिए, वर्कर्स को अपना यूनियन बनाने के लिए फ्रीली अलाउ होना चाहिए, लेकिन इंडिया ने इसे रेक्टिफाई नहीं कर रखा है। आप कन्वेंशन नंबर 98 देख लेते हैं, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर है कन्वेंशन, और इंडिया ने इसे भी रेक्टिफाई नहीं कर रखा है, ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो ये है उसे भी इंडिया ने रेक्टिफाई नहीं कर रखा है। कन्वेंशन नंबर 100 जो इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन है, इसे इंडिया ने रेक्टिफाई कर रखा है, इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन फॉर वर्क और इक्वल वैल्यू, ठीक है। अब कन्वेंशन नंबर 111 देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पे, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपके एम्प्लॉयमेंट में, इंडिया ने इसे रेक्टिफाई कर रखा है। कन्वेंशन नंबर 138 मिनिमम एज कन्वेंशन, ठीक है, एक मिनिमम एज सेट करनी चाहिए, उसी के बाद एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, इसे इंडिया ने रेक्टिफाई कर रखा है। कन्वेंशन नंबर 182 वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे स्लेवरी है, ट्रैफिकिंग है हजार्डस चाइल्ड लेबर है, इस चीज़ पर रोक लगाई जाती है, ठीक है, इसे भी इंडिया ने रेक्टिफाई कर रखा है। तो इसमें से 8 कन्वेंशन में से 6 इंडिया ने रेक्टिफाई कर रखे हैं, 2 नहीं रेक्टिफाई कर रखे हैं। एक कौन कौन से, एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पे और एक जो वर्कर यूनियन बना सकते हैं वो वाला, ठीक है। तो 98 और 87 ये कन्वेंशन जो है इंडिया ने रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ एक क्विक टेबल दिखा देता हूँ मैं। 98 कलेक्टिव बार्गेनिंग और कौन सा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों इंडिया ने रेक्टिफाई नहीं किया, बाकी इंडिया ने सब रेक्टिफाई किया है। ये तो फंडामेंटल कन्वेंशन थे जो कि 8 इन नंबर है, और जो गवर्नेंस कन्वेंशन है, गवर्नेंस के कन्वेंशन, वो 4 है नंबर में, और उसमें से इंडिया ने 3 रेक्टिफाई कर रखे हैं, एक रेक्टिफाई नहीं किया बस। तो देख लेते हैं उन्हें भी। तो 4 आईएलओ के गवर्नेंस कन्वेंशन है, जिनमें से इंडिया ने 4 रेक्टिफाई कर रखे हैं और एक रेक्टिफाई नहीं किया है। कन्वेंशन नंबर 81 ये बात करता है लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन की, ठीक है, कि जो वर्क प्लेस है वहाँ पर रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए कि सारे लेबर लॉ सही से फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, ये इंडिया ने रेक्टिफाई कर रखा है। जो 129 कन्वेंशन है, ये भी इंडिया ने इसे रेक्टिफाई नहीं किया है, लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन ऑफ 1969, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ भी इंस्पेक्शन होना चाहिए रेगुलर टाइम पे, लेकिन इसे इंडिया ने रेक्टिफाई नहीं किया है। 144 ट्राइपेड कन्वेंशन, ट्राइपेड कंसल्टेशन कन्वेंशन, मतलब वर्करों को, एम्प्लॉयर को, गवर्नमेंट को, तीनों को साथ में लेके चलना चाहिए गवर्नमेंट को, इसे भी इंडिया ने रेक्टिफाई कर रखा है। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन 122, मतलब कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जॉब का क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जा सके, इसे भी इंडिया ने रेक्टिफाई कर रखा है, और कौन कौन से साल में रेक्टिफाई किया मैंने ये भी लिख रखा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो यूनाइटेड नेशन के कुछ कन्वेंशंस हुए थे, ठीक है, उन्हें हम लोग देख लेते हैं, जो भी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड थे वो वाले। तो एक मेन हुआ था, सबसे पहला वो था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है, ये 1948 में हुआ था पेरिस में। इसमें लगभग 30 आर्टिकल थे लगभग, उसमें 2 आर्टिकल जो थे वो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, जैसे आर्टिकल 22 राइट टू सोशल सिक्योरिटी और आर्टिकल 25 राइट टू हेल्थ, फूड, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, ठीक है। दूसरा कन्वेंशन क्या हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, ये 1966 में हुआ था न्यूयॉर्क में, और ये लीगली बाइंडिंग है, इंडिया ने इसे रेक्टिफाई कर रखा है 1979 में, ठीक है। इसमें भी 31 आर्टिकल है लगभग, इसमें से 3 आर्टिकल जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड वो देख लेते हैं। आर्टिकल 9 राइट टू सोशल सिक्योरिटी, आर्टिकल 11 राइट टू एडुकेट
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आर्टिकल 12 राइट टू हेल्थ। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये 1979 में आया था। ठीक है, ये मेनली फीमेल्स वर्कर्स के लिए है और फीमेल सिटीजन्स के लिए है। ठीक है, उनका मैटरनिटी प्रोटेक्शन होना चाहिए, उन्हें इक्वल एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, हेल्थ केयर में उनका राइट मिलना चाहिए और सोशल बेनिफिट मिलना चाहिए। इसी के तर्ज पे इंडिया में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया और सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन एंड वर्कप्लेस एक्ट भी बनाया गया। चौथा कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसेबल लोगों के लिए कन्वेंशन था, 2006 में हुआ था न्यूयॉर्क में। इंडिया इसका पार्ट है और ये लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, ये इंडिया इसका पार्ट है और लीगली बाइंडिंग है। इसमें डिसेबल लोगों के लिए बात करी गई है। ठीक है, उन्हें कैसे मदद की जा सकती है, उनके लिए कैसे एसेसिबिलिटी बनाई जा सकती है, इंक्लूजन इन वर्कप्लेस, डिसेबिलिटी पेंशन, हेल्थ केयर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए बात करी गई इसमें। इसी के इम्पैक्ट के थ्रू, मतलब इसी के चलते इंडिया ने बनाया था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अगला देख लेते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर एंड मेंबर ऑफ देयर फैमिली। ये मेनली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है जो एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करते हैं, ताकि उनके सोशल सिक्योरिटी और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, माइग्रेंट वर्क की सेफ्टी के लिए उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है, ताकि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, लेकिन इस इंडिया के पास इससे रिलेटेड लॉ है, जैसे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में राइट है। ओएसएस कोड 2020 प्रोविजन फॉर माइग्रेंट वर्कर। ठीक है, ये नया कोड है, उसमें भी माइग्रेंट वर्कर के लिए बात करी गई है। अब जो भी हम लोग की सोशल सिक्योरिटी पढ़ी, उसमें क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं, ठीक है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इतनी स्कीम गवर्नमेंट बनाती है लेकिन क्यों लागू नहीं हो पाती, मेन चैलेंज क्या है सोशल सिक्योरिटी का। पहली बात तो लैक ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, लोगों गवर्नमेंट के पास बहुत इतनी बड़ी पॉपुलेशन में बहुत चीज़ों का रिकॉर्ड ही नहीं है। कौन बीपीएल में आ रहा है, किसके पास जॉब है, किसके पास जॉब नहीं है, मतलब रिकॉर्ड है भी लेकिन वो इतना पूरा रिकॉर्ड नहीं है कि हम स्कीम पूरी तरह प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, नो स्टेबल एम्प्लॉयर, माइग्रेशन बहुत है। ठीक है, लोग काम ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। ठीक है, कैश बेस्ड वर्क है। ठीक है, अब कैश बेस्ड वर्क मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है, एम्प्लॉयर ने जितना पैसा दे दिया उतना ले लिया वर्कर ने। ठीक है, लो अवेयरनेस है, स्कीम बनाई भी जा रही है तो पहुंच नहीं पा रही है वर्कर्स थ्रू, वर्कर के पास, सिटीजन के पास। ठीक है, और गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, ये जो नया ऐड हुआ है उनके भी सोशल, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्क है। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए भी इनके सिक्योरिटी कंसर्न के भी बारे में दिक्कत है। कोई नो फिक्स्ड एम्प्लॉयर। ठीक है, नो जॉब सिक्योरिटी एंड नो फॉर्मल बेनिफिट। ये इस टाइप के जो चैलेंजेस हैं सोशल सिक्योरिटी के, फेस करने होते पड़ते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने जो भी सोशल सिक्योरिटी का आपका जो पूरा एक्ट था ये कंप्लीट कर लिया है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरी थी और जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट या इससे रिलेटेड थ्योरी थी, हम लोगों ने सब पढ़ लिया। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड स्कीम की बात करेंगे। थैंक यू।